नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। भारत के लिए 2020-21 और 2021-22 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी NHA अनुमान जारी किए गए। मेक इन इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। RBI के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs ने स्केल आधारित विनियमन के तहत मजबूती दिखाई है। विकासशील विश्व की संधारणीय कूलिंग आवश्यकताओं के लिए कूलर फाइनेंस निवेश जुटाना रिपोर्ट जारी की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्लिनिकल परीक्षणों के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों हेतु मार्गदर्शन जारी किया। ICR-IER ने सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट नीति जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत के लिए 2020-21 और 2021-22 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल NHA अनुमान जारी किए जाते हैं। आपको बता दें कि ये अनुमान भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में विविध स्रोतों से प्राप्त किए गए वित्त का एक व्यवस्थित विवरण प्रदान करते हैं। NHA इस सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंटेंट्स यानी SHA 2011 के विश्व स्तर पर स्वीकृत फ्रेमवर्क पर आधारित है। SHA अलग अलग देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च की तुलना करता है। 2020-21 और 2021-22 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी NHA मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डाले तो 2014-15 की तुलना में 2021-22 में देशों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय GHE, कुल स्वास्थ्य व्यय THE तथा देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में GHE की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई। वही प्रति व्यक्ति GHE जो 2014-15 में 1,108 रुपए था, 2021-22 में 3 गुना तक बढ़कर 3,169 रुपए हो गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा पर जेब से किए गए व्यय में कमी और THE में सामाजिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि देखी गई। खबर में आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य परिभाषाएं भी जान लेते हैं। पहला है जेब से किया गया व्यय यानी OOPE। ये किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य सेवा या वस्तु प्राप्त करने के बदले में स्वयं यानी अपनी बचत में से किया गया भुगतान होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के सराहनीय प्रयासों ने OOPE को कम करने में सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा व्यय यानी SSE, जिसके तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा, सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आदि शामिल है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। मेक इन इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेक इन इंडिया पहल है क्या। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निवेशक को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना है। इस पहल को 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया गया है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। पहला स्तंभ है नई प्रक्रियाएं। इसके तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा स्तंभ है नई अवसंरचना। इसमें अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित अवसंरचना प्रदान करना शामिल है। नए क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत विनिर्माण, अवसंरचना और सेवा संबंधी गतिविधियों में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रकों की पहचान की गई है और इस नई मानसिकता से सरकार एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगी, ना कि एक विनियामक के रूप में। अब सवाल उठता है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है। आपको बता दें कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग विनिर्माण क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है और वाणिज्य विभाग सेवा क्षेत्र के विकास की देखरेख करता है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया पहल ने इन 10 सालों में क्या प्रभाव डाला है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का आकलन करें तो 2014 से लेकर 2024 तक $667.4 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है, जो पिछले दशक 2004 से 2014 की तुलना में 119% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं रोजगार की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 2017-18 के 57 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में
64.4 मिलियन हो गया है। इसके अलावा निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का पड़ रहा निर्यात 437 बिलियन डॉलर को पार कर गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दें तो विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2014 में 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान पर आकर भारत ने तीव्र प्रगति दर्शाई है। इसी के साथ अब क्षेत्रवार सफलता पर भी चर्चा कर लेते हैं। परिवहन के क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस, रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में INS विक्रांत और इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण फैक्ट्री की शुरुआत की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS विक्रांत देश का पहला घरेलू विमान वाहक पोत है। अब देखते हैं कि मेक इन इंडिया के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन कौन से सुधार किए गए हैं। पहला सुधार है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास, जैसे कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसके अलावा राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली NSWS भी एक प्रमुख सुधार है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों के निवेश के अनुमोदन को सरल बनाता है ताकि उन्हें जल्दी मंजूरी मिल सके। पीएम गति शक्ति की बात करें तो GIS आधारित प्लेटफॉर्म अवसंरचना की योजना को बेहतर बनाता है और लॉजिस्टिक लागत को कम करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP 2022, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और दक्षता बढ़ाना है, और अन्य सुधारों में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना, औद्योगिक गलियारा योजना आदि शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की तरफ। RBI के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs ने स्केल आधारित विनियमन के तहत मजबूती दिखाई है। हाल ही में RBI ने पीलिंग द लेयर्स और रिव्यू ऑफ द NBFC सेक्टर इन रीसेंट टाइम्स शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि 2022 में स्केल आधारित विनियमन की शुरुआत के बाद से NBFCs का प्रदर्शन मजबूत यानी रेजिलिएंट बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NBFCs कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां होती हैं। ये ऋण और अग्रिम राशि वितरण, समान प्रकृति की विपणन योग्य प्रतिभूतियों की खरीद, पट्टे देना, हायर परचेज, बीमा व्यवसाय, चिट बिजनेस आदि के व्यवसाय में संलग्न है। अब ये जानते हैं कि NBFCs के लिए स्केल आधारित विनियमन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि NBFCs का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। NBFCs को उनके आकार, कार्य और जोखिम के स्तर के आधार पर 4 लेयर्स में विभाजित किया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये लेयर्स क्या हैं और इनका क्या महत्व है। दरअसल हर लेयर की NBFCs के लिए अलग अलग विनियामक नियम तय किए गए हैं। ये नियम उनके आकार और जोखिम स्तर के अनुसार निर्धारित होते हैं ताकि NBFCs की स्थिरता और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ अब इस लेख के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बात करें मजबूत वित्तीय स्थिति की तो NBFC क्षेत्रक ने ऋण वितरण में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही इनका पूंजी स्तर उच्च और डेलिक्वेंसी रेशियो निम्न स्तर पर बना हुआ है। डेलिक्वेंसी रेशियो किसी वित्तीय संस्थान के ऋण पोर्टफोलियो में उन ऋणों का प्रतिशत है जिनका भुगतान बकाया है। इसके अलावा लाभप्रदता में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें तो सरकारी NBFCs और गैर सरकारी NBFCs का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी GNPA अनुपात दिसंबर 2021 के क्रमशः 4.4% और 10.6% से घटकर दिसंबर 2023 में 2.4% और 6.3% हो गया था। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम भी मौजूद हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि NBFCs के लिए स्केल आधारित विनियमन यानी SBR फ्रेमवर्क के बारे में, जिसे NBFCs के आकार और जोखिम के आधार पर 4 लेयर्स में विभाजित किया गया है। शुरुआत करते हैं टॉप लेयर से। इस लेयर में बहुत सख्त जोखिम निगरानी वाली NBFCs को रखा गया है। ऐसी NBFCs को अधिक विस्तृत और गहन पर्यवेक्षी निगरानी से गुजरना होगा। वहीं अपर लेयर में कुछ ऐसी NBFCs को रखा जाएगा जिनमें संकट आने पर अन्य संस्थान प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कठोर विनियमन का पालन करना होगा। और मिडिल लेयर में जमा स्वीकार नहीं करने वाली वो NBFCs शामिल होंगी जिनकी परिसंपत्ति का आकार 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। साथ ही इसमें जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFCs भी शामिल होंगी, भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो। और आखिरी है बेस लेयर, इसमें 1000 करोड़ रुपए से नीचे की परिसंपत्ति वाली NBFCs शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। विकासशील विश्व की संधारणीय कूलिंग आवश्यकताओं के लिए कूलर फाइनेंस निवेश जुटाना रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के कूल कोएलिशन ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट में संधारणीय कूलिंग में निवेश आवश्यकताओं और वित्त पोषण में कमी को उजागर किया गया है।
साथ ही इसमें निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए अवसरों को भी रेखांकित किया गया है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि संधारणीय कूलिंग यानी सस्टेनेबल कूलिंग है क्या। दरअसल इससे आशय कूलिंग सुविधाओं के लिए जलवायु अनुकूल रेफ्रिजरेंट के उपयोग से है। ये रेफ्रिजरेंट ना तो जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और ना ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। अब सवाल आता है कि संधारणीय कूलिंग उपायों की आवश्यकता क्यों है। ये कूलिंग सॉल्यूशंस वास्तव में पृथ्वी को गर्म करने वाले एयर कंडीशनिंग जैसे कूलिंग उपकरणों पर निर्भरता के दुष्चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। कूलिंग उपकरणों से होने वाले कुल उत्सर्जन में 2022 में विकासशील देशों का लगभग 66% योगदान था। इनका योगदान 2050 तक बढ़कर 80% से अधिक हो जाने की संभावना है। दूसरा कारण है बाजार में मांग बढ़ने की अधिक क्षमता। संधारणीय कूलिंग बाजार 2050 तक प्रति वर्ष 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाने का अनुमान है। साथ ही यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर का अवसर भी प्रदान करेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन से होने वाली मौतों में कमी लाने में भी सहायक है। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अन्य महत्व की बात करें तो संधारणीय कूलिंग उपाय सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने में भी मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए SDG 13 के तहत जलवायु कार्रवाई से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है आदि। लेकिन यह रास्ता इतना भी आसान नहीं है, खासतौर से विकासशील देशों के लिए, क्योंकि उनके समक्ष बहुत सी चुनौतियां मौजूद हैं। इसमें अगर व्यवस्थागत कमियों की बात करें तो शुरुआत में अधिक खर्च होना, अधिक खतरा होना आदि का डर लगा रहता है। साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए वित्त पोषण के स्रोत सीमित हैं और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। यह अभी तक पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं संधारणीय कूलिंग उपायों पर की गई मुख्य सिफारिशों की तरफ। विनियमन और सुरक्षा उपाय। न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों, दक्षता और संधारणीय संबंधी मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश है वित्त पोषण की। सरकार को सार्वजनिक वित्त पोषण का विस्तार किया जाना चाहिए। निजी स्रोतों से पूंजी जुटानी चाहिए और जरूरत आधारित वित्त पोषण मॉडल विकसित करना चाहिए। उदाहरण के लिए घरेलू जरूरतों के लिए रिटेल वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना। अन्य सिफारिशों में बाजार के बढ़ने के साथ कूलिंग वित्त पोषण और इसके प्रभावों पर नजर रखना आदि शामिल है। अंत में संधारणीय कूलिंग की दिशा में भारत की पहलों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत कूलिंग एक्शन प्लान 2019 जारी किया गया है। साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता भी जारी की है और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL ने सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल परीक्षणों के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों हेतु मार्गदर्शन जारी किया। WHO के इस मार्गदर्शन का उद्देश्य क्लिनिकल अनुसंधान दक्षता को बढ़ाना, अनुसंधान से जुड़े संसाधनों की बर्बादी को कम करना और निरंतर क्लिनिकल परीक्षणों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। हालांकि क्लिनिकल परीक्षण एंडेमिक यानी किसी रोग के स्थानिक प्रकोप के दौरान हमेशा कार्य कर रहे होते हैं और सक्रिय होते हैं। वहीं चिकित्सा आपातकाल या महामारी के समय इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लिनिकल परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल्स नियंत्रित परिवेश में सावधानी पूर्वक किए जाने वाले शोध अध्ययन है। इसके तहत नए चिकित्सा उपचारों, नई दवाइयों, नए चिकित्सा उपकरणों या नए चिकित्सा उपायों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब क्लिनिकल परीक्षणों के लिए मौजूद स्थायी चुनौतियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहली चुनौती है क्लिनिकल परीक्षणों में संसाधनों की बर्बादी। शोध हेतु स्पष्ट सवालों को तैयार करने में विफलता, पिछले शोध का दोहराव, अक्षम परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग जैसी वजह से संसाधनों की बर्बादी होती है। अगली चुनौती है क्लिनिकल परीक्षण अवसंरचना के लिए फंड की कमी। इसकी वजह से सभी लोगों को वहनीय, सुरक्षित व अधिक प्रभावी उपचार उचित तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता और न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। ये कमियां कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक उजागर हुई थी। अन्य चुनौतियों की बात करें तो क्लिनिकल परीक्षणों के मामले में उच्च आय और निम्न आय वाले देशों के बीच स्पष्ट विभाजन मौजूद है। क्लिनिकल परीक्षण करने वाले समूहों में सभी नृजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं है और क्लिनिकल परीक्षणों से जुड़े मानकों की कमी है, जिसके चलते अनुसंधान में भी विश्वास की कमी देखी जाती है आदि। खबर में आगे बढ़ते हैं और WHO मार्गदर्शन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों और उनके वित्त पोषण में क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताओं की सूची तैयार करने की जरूरत है। इसके अलावा सक्षम स्थानीय अनुसंधान नैतिकता समितियों के सदस्य चिकित्सा के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए तथा क्लिनिकल परीक्षणों के स्वतंत्र रूप से संचालन और निर्णय लेने में स्वायत्तता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही ऑटोमेटेड और डिजिटल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। यह क्लिनिकल परीक्षणों की गति, दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है। और अंत में क्लिनिकल परीक्षण समूहों में विविधता, इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतें अलग अलग होती हैं। खबर के अंत में भारत में क्लिनिकल परीक्षण के विनियमन के बारे में समझ लेते हैं। नई दवाइयों के क्लिनिकल परीक्षण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची Y के तहत विनियमित किया जाता है। साथ ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी GCP दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कई बातें शामिल हैं, जैसे स्पॉन्सर और इन्वेस्टिगेटर को वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन में शामिल मंजूरी प्रक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। जानवरों पर मेडिकल डिवाइसेस के उपयोग पर सेफ्टी डेटा प्राप्त किया जाना चाहिए और डिवाइस से जुड़े संभावित जोखिमों को दर्ज किया जाना चाहिए। और साथ ही किसी भी डायग्नोस्टिक प्रक्रिया से पहले सारे तथ्य प्रस्तुत करने के बाद सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा मानव भागीदारों पर जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए नैतिक दिशा निर्देश 2006 और बच्चों को शामिल करने वाले जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। ICR-IER ने सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट नीति जारी की। इस नीति में विनियामक और अन्य मुद्दों की पहचान की गई है। साथ ही इसमें कई नीतिगत सिफारिशें भी की गई है, जैसे संधारणीय खाद्य प्रणाली विकसित करना, देश को खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर ले जाना तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, निर्यात एवं किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना। खबर के शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं संधारणीय खाद्य प्रणाली यानी सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स SFS क्या है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो सभी के लिए ऐसी खाद्य सुरक्षा, सकुशलता और पोषण सुनिश्चित करती है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय हो। अब भारत की संधारणीय खाद्य प्रणाली के समक्ष मौजूद मुद्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला मुद्दा है कई सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में कमियां। उदाहरण के लिए मसालों के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA, मसाला बोर्ड और निर्यात निरीक्षण परिषद के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित किया गया है। अगला मुद्दा है नीतियों या योजनाओं पर डेटा और जानकारी की कमी। उदाहरण के लिए प्रभाव आकलन की कमी। इसके बाद है आपूर्ति श्रृंखला ट्रेसेबिलिटी में कठिनाइयां और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमियां। उदाहरण के लिए खंडित आपूर्ति श्रृंखला, कृषि से जुड़े प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी की कमी आदि। और अंत में है व्यापार से संबंधित मुद्दे। उदाहरण के लिए साधारण प्रतिबंध या निर्यात शुल्क, SPS मानकों का पालन न करने के कारण निर्यात की अस्वीकृति आदि। संधारणीय खाद्य प्रणाली यानी SFS समावेशी समृद्धि, ग्रीन ग्रोथ और इको सोशल प्रोग्रेस द्वारा सुनिश्चित होती है। हालांकि समावेशी वृद्धि में आर्थिक व सामाजिक संधारणीयता को शामिल किया जाता है, वहीं आर्थिक व पर्यावरणीय संधारणीयता ग्रीन ग्रोथ को सुनिश्चित करती है और सामाजिक व पर्यावरणीय संधारणीयता इको सोशल प्रोग्रेस पर आधारित है। चलिए अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय संधारणीयता में किन किन कारकों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले आर्थिक संधारणीयता को देखें तो इसमें प्रतिस्पर्धा, खाद्य वहनीयता, व्यापारिक व्यवहार्यता और लाभ, मूल्य संवर्धन की उचित हिस्सेदारी, रोजगार और आय आदि शामिल है। वहीं सामाजिक संधारणीयता में समावेशिता हेतु उचित ट्रांजिशन,
लोक स्वास्थ्य और पोषण, खाद्य संरक्षा और खाद्य सुरक्षा, प्रमुख ग्रामीण या तटीय क्षेत्र और कृषि या मत्स्य समुदाय और पशु कल्याण को महत्व दिया जाता है। और अंत में पर्यावरणीय संधारणीयता में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन रोकथाम, खाद्य की हानि और खाद्य अपशिष्ट को कम करना, शून्य प्रदूषण और मृदा स्वास्थ्य आदि कारकों को शामिल किया जाता है। खबर के अंत में मुख्य सिफारिशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। खाद्य अपशिष्ट और हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने जैसे विशेष लक्ष्यों के साथ व्यापक विजन दस्तावेज तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा कई विनियामकों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए निर्यात के लिए एकल नोडल एजेंसी, खेत से बाजार तक उत्पाद ट्रेसेबिलिटी को लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले ताजे अंगूरों की निगरानी करने वाला ग्रेप नेट। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन को मजबूत करके व्यापार बाधाओं को कम किया जाना चाहिए। और अंत में है अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं सुर्खी में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं तिरुवल्लुवर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि तिरुवल्लुवर वल्लुवर के नाम से भी लोकप्रिय थे। वे एक महान तमिल कवि और दार्शनिक थे। इनका जन्म स्थान मदुरै है, जो तत्कालीन पांड्यों की राजधानी थी। इनकी प्रमुख कृति तिरुकुर्रल है, जो कि एक पवित्र छंद है। ये नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रेम पर उनके दोहों का एक संग्रह है। इसमें 1330 दोहे हैं, जो 133 अध्यायों में विभाजित हैं। तिरुकुर्रल के अध्यायों को आराम यानी धार्मिकता, पोरल यानी धन और कामम यानी प्रेम में वर्गीकृत किया गया है। इनका उदाहरण यानी कोटेशन है, असत्य सत्य का स्थान ले लेता है जब इसका परिणाम निस्वार्थ सर्वहित होता है। तमिलनाडु राज्य में 15 या 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। हम तिरुवल्लुवर जी से समतावाद, सत्यनिष्ठा, सद्भाव जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लैटिनम जयंती मनाई गई। केंद्रीय रेशम बोर्ड संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से कम आय वाले देशों को वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सहायता करने की सलाह दी है। AIIB 2016 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। इजराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में एक शर्त बना दिया है। यह राफा क्रॉसिंग सहित मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर लगभग 9 मील लंबी और 100 मीटर चौड़ी भूमि का एक खंड है। हाल ही में 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों पर रिटर्न 32 माह के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी व्यापार योग्य लिखत यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सरकार के ऋण दायित्व को मान्यता प्रदान करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट ABHED विकसित किया है। ये हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं। हाल ही में खगोलविदों ने कोडाईकनाल सौर वेधशाला के 100 वर्षों के डेटा का उपयोग करके सूर्य के क्रोमोस्फीयर के विभेदक घूर्णन यानी डिफरेंशियल रोटेशन का मानचित्रण किया है। सूर्य के विभेदक घूर्णन अक्षांश के आधार पर सूर्य की घूर्णन गति में हुए अंतर को व्यक्त करता है। विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम यानी WISLP को यूनाइटेड किंगडम, भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से शुरू किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।